कभी कभी किसी इंसान की उम्र नहीं, उसका साहस इतिहास लिखता है। सिर्फ 23 साल का एक नौजवान जिसमें हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया और जाते जाते पूरे देश को जगा गया। वो नौजवान था शहीद आजम भगत सिंह। 23 मार्च 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल। शाम के करीब 7 बज रहे थे। आमतौर पर फांसी सुबह के वक्त दी जाती है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के अंदर खौफ इतना था कि उन्होंने नियम तोड़ दिए। जेल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी डर का नहीं बल्कि एक आने वाले तूफान की शांति थी। तभी कॉरिडोर में एक जेलर के भारी बूटों की आवाज गूंजी। वो उस कोठरी की तरफ बढ़ रहा था जहां भारत का सबसे खतरनाक राजनीतिक कैदी कैद था। जब वो जेलर वहां पहुंचा तो उसने जो देखा वो हैरान करने वाला था। मौत से कुछ मिनट पहले वो 23 साल का नौजवान आराम से बैठा व्लादिमीर लेनिन की जीवनी पढ़ रहा था। जेलर ने कड़क आवाज में कहा, वक्त हो गया है, चलो। नौजवान ने बिना किसी डर के किताब का एक पन्ना मोड़ा, मुस्कुराया और कहा, ठहरो, क्या तुम नहीं देखते कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है? और फिर कुछ ही पलों बाद जेल की उन ऊंची दीवारों को चीरती हुई 3 आवाजें एक साथ गूंज उठीं, इंकलाब जिंदाबाद। ये आवाजें थीं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिटिश सल्तनत, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, वो इस 23 साल के लड़के से इतना खौफ क्यों खाती थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और चलना होगा 1907 के पंजाब में। तारीख थी 28 सितंबर 1907। लायलपुर जिले, जो अब पाकिस्तान में है, के बंगा गांव में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। घर की दादी ने नाम रखा भागामाला, यानी अच्छे भाग्य वाला, जो आगे चलकर भगत सिंह बना। लेकिन यह बच्चा आम नहीं था, इसके खून में ही बगावत थी। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही उस समय के बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में भगत सिंह अपने घर में पुलिस के छापे और आजादी की चर्चाएं देखते थे। एक बहुत ही मशहूर और सच्चा किस्सा है। एक बार छोटे भगत सिंह अपने पिता के साथ खेत में गए। पिता जमीन में बीज बो रहे थे। मासूमियत से भरे भगत सिंह ने पूछा, पिताजी, आप मिट्टी में क्या कर रहे हैं? पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं बीज बो रहा हूं ताकि कल को बहुत सारी फसल उगे। यह सुनकर उस छोटे से बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, तो फिर हम खेतों में बंदूकें क्यों नहीं बोते? अगर हम बंदूकें बोएंगे तो बहुत सारी बंदूकें उगेंगी और फिर हम अंग्रेजों को अपने देश से भगा सकेंगे। महज 4-5 साल के बच्चे के मुंह से ये शब्द सुनकर उनके पिता भी हैरान रह गए। ये इस बात का प्रमाण था कि ये बच्चा एक दिन भारत मां की जंजीरें तोड़ने वाला है। साल 1919। भगत सिंह अब 12 साल के हो चुके थे और इसी साल एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के इतिहास को खून से लाल कर दिया। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोग, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शांति से एक सभा कर रहे थे। तभी वहां जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ पहुंचा। उसने बाग का एकमात्र बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। 10 मिनट, 1650 राउंड गोलियां और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार। उस दिन उस बाग में इंसानियत की हत्या हुई थी। जब ये खबर लाहौर पहुंची तो 12 साल का भगत सिंह स्कूल से सीधे घर नहीं गया। वो ट्रेन पकड़कर अमृतसर पहुंचा। जलियांवाला बाग की दीवारें गोलियों के निशानों से छलनी थीं और वहां की जमीन खून से सनी थी। उस छोटे से बच्चे ने जमीन पर बैठकर उस खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में उठाया और उसे एक शीशी में भर लिया। घर आकर उसने वो शीशी अपनी बहन को दिखाई और कहा, ये हमारे लोगों का खून है। उस रात भगत सिंह सोए नहीं। उसी रात उस 12 साल के बच्चे ने अपने बचपन को उसी मिट्टी में दफन कर दिया
और कसम खाई, मैं इस खून का एक एक कतरा अंग्रेजों से वसूल करूंगा। जैसे जैसे भगत सिंह जवान हुए, उन्हें समझ आ गया था कि आज़ादी सिर्फ भावनाओं से नहीं मिलेगी, इसके लिए एक मजबूत संगठन और हथियारों की ज़रूरत है। भगत सिंह सिर्फ एक लड़ाके नहीं थे, वो एक बहुत बड़े विचारक थे। वे घंटों लाइब्रेरी में बैठकर दुनिया भर की क्रांतियों का इतिहास पढ़ा करते थे। उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा बनाई और बाद में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया। इसमें एक भी भारतीय नहीं था। लाहौर में इस शांतिपूर्ण विरोध का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तभी ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट ने निहत्थी भीड़ पर लाठीचार्ज का क्रूर आदेश दे दिया। अंग्रेजों की लाठियां लालाजी के सिर पर इतनी बेरहमी से बरसीं कि कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले लालाजी ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। भगत सिंह के लिए ये एक पिता समान नेता की हत्या थी। बदला लेना तय था। बदले की इस आग को एक अचूक रणनीति में बदला था उनके सबसे काबिल साथी सुखदेव ने। सुखदेव की इसी योजना के तहत 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर पुलिस स्टेशन के बाहर मोर्चा संभाला। लेकिन एक चूक हो गई। स्कॉट की जगह एक दूसरा क्रूर अधिकारी जॉन सॉन्डर्स बाहर आया। राजगुरु ने पहली गोली चलाई और फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर सॉन्डर्स को वहीं ढेर कर दिया। लालाजी की मौत का बदला पूरा हो चुका था। सॉन्डर्स वध के बाद अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने के लिए भगत सिंह को भेष बदलकर लाहौर से निकलना पड़ा। अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपने बाल कटवा लिए और एक अंग्रेज बाबू की तरह हैट पहन ली और वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने से शान से कलकत्ता के लिए निकल गए। अब भगत सिंह का मकसद बदल चुका था। वो सिर्फ अंग्रेजों को मारना नहीं चाहते थे, वो पूरे देश को जगाना चाहते थे। 1929 में ब्रिटिश सरकार असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करने जा रही थी, जो भारतीयों के अधिकारों को कुचलने वाले काले कानून थे। भगत सिंह और पटुकेश्वर दत्त ने तय किया कि वे असेंबली में बम फेंकेंगे। 8 अप्रैल 1929 का दिन दिल्ली की सेंट्रल असेंबली खचाखच भरी थी। अचानक धमाका, पूरा हॉल धुएं से भर गया। यह बम खाली जगह पर फेंका गया था क्योंकि इसका मकसद किसी की जान लेना नहीं था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और दत्त वहां से भागे नहीं, वे वहीं डटे रहे और उन्होंने लाल पर्चे उछाले जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी ताकि जब उन पर मुकदमा चले तो वे अदालत को अपना मंच बनाकर अपनी आवाज पूरे भारत तक पहुंचा सकें। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसी मुकदमे का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। एक सुनवाई के दौरान अंग्रेजों ने भगत सिंह के ही एक गद्दार साथी को उनके खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा कर दिया। भगत सिंह ने उसे देखकर तंज कसते हुए कहा, यह मेरा साथी कैसे हो सकता है? इसे तो बम बनाना भी नहीं आता। उस गद्दार साथी ने अपनी बेइज्जती महसूस की और तैश में आकर पूरे कोर्ट के सामने स्टेप बाय स्टेप बम बनाने का पूरा तरीका बक दिया। भगत सिंह और उनके साथी कटघरे में खड़े मुस्कुरा रहे थे। अंग्रेजों को भगत सिंह की इस मुस्कुराहट का असली मतलब तब समझ आया जब अगले दिन कोर्ट में बैठे पत्रकारों ने बम बनाने का वो पूरा नुस्खा ज्यों का त्यों अखबारों में छाप दिया। बम बनाने का जो तरीका सिर्फ भगत सिंह और उनके कुछ साथियों को मालूम था, उस नुस्खे को भगत सिंह ने अंग्रेजों के ही कोट का इस्तेमाल करके देश के घर घर में पहुंचा दिया। बहुत जल्दी अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि इस खेल में भगत सिंह ने उन्हें ही अपना मोहरा बना लिया है। बौखलाहट में उन्होंने एक नया कानून पास कर दिया कि अब कोर्ट अभियुक्त की गैर मौजूदगी में भी सुनवाई कर सकता है। भगत सिंह ने अंग्रेजों के चेहरे से शराफत का नकाब पूरी तरह से नोच लिया था। सारी दुनिया को यह पता चल गया कि अंग्रेज कितने डरे और सहमे हुए हैं
और कितना गिर चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया। वहां भी उनकी जंग खत्म नहीं हुई। भारतीय कैदियों के साथ जेल में जानवरों जैसा बर्ताव होता था। इसके खिलाफ भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। अंग्रेजों ने उन्हें जबरन खाना खिलाने की कोशिश की, उनके दांत तोड़ने की कोशिश की, गले में नलियां डाली गईं, लेकिन उनका इरादा लोहे से भी मजबूत था। ये भूख हड़ताल 116 दिनों तक चली। इस दौरान उनके सबसे करीबी साथी जतिन दास की भूख से शहादत हो गई। पूरा देश रो पड़ा, लेकिन भगत सिंह नहीं झुके। अंततः ब्रिटिश सरकार को हार माननी पड़ी और सैंडर्स वध के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। और फिर आया वो मनहूस दिन, 23 मार्च 1931। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन इन तीनों के चेहरों पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। जब ये तीनों अपनी कोठरी से निकले तो वे गा रहे थे, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, अपने हाथों से उसे गले में डाला और इंकलाब जिंदाबाद के गगनभेदी नारों के साथ मातृभूमि के लिए कुर्बान हो गए। अंग्रेजों को उनकी लाशों से भी इतना डर था कि उन्होंने रात के अंधेरे में जेल की पिछली दीवार तोड़ी और सतलज नदी के किनारे हुसैनी वाला में गुपचुप तरीके से उनके शरीर जला दिए। भगत सिंह की उम्र उस समय केवल 23 साल 5 महीने और 23 दिन थी, लेकिन उस छोटी सी उम्र में उन्होंने जो किया वो सदियों तक कोई नहीं कर पाया। आज भगत सिंह सिर्फ एक तस्वीर या एक नाम नहीं है, वो एक विचार है, और विचारों को कभी कैद नहीं किया जा सकता। उन्हें फांसी तो दी जा सकती है, पर मारा नहीं जा सकता। सारा देश उस दिन एक ही नारे से गूंज रहा था, भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। जब तक इस देश में सूरज निकलेगा, जब तक इस मिट्टी में आजादी की महक रहेगी, शहीद आजम भगत सिंह का नाम अमर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव